मैसेज जो है वो पपेट शो के माध्यम से किसी तरह की भी दी जा सकती है। ये आपकी इमेजरी पर डिपेंड करता है, आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। दर्शकों की जो रुचि है भारत में पपेट शो को लेकर क्या है और बाहर पपेट शोज को लेकर क्रेज क्या है? दोनों जगह में पपेट्री में दर्शक ज्यादा से ज्यादा है। एक पपेट्री आप हिलाएंगे ऐसे तो आदमी खड़े हो जाएगा। एक जगह में ड्रामा हो रहा है, एक जगह में डांस हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस पपेट्री में है। पपेट्री एक ऐसा चीज है जो मानव सोचता है वो हमारी कल्प है, हम ही उसका हिस्सा है। हाँ। नई जनरेशन को आपके आर्ट फॉर्म की कोई ट्रेनिंग देते हैं? कोलकाता में हमारा स्टूडियो है, बहुत बड़ा स्टूडियो है। उसमें हम दिन भर वहाँ ही काम करते हैं, पपेट्री बनाते हैं, पपेट्री प्रोडक्शन लेके उसके इतिहास जो कुछ हम करते हैं। उसके साथ साथ एक चिल्ड्रन सेक्शन है हमारा, वो जी, उसमें बच्चे आते हैं एवरी सैटरडे, बच्चे को हम तालीम देते हैं पपेट्री की। नमस्कार, सांस्कृतिक संवाद की इस कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बड़ा मशहूर शेर है कि हम तो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जहां से भी गुजरेंगे रास्ता हो जाएगा। तो जो सच्चे फनकार होते हैं वो अपना रास्ता चुन ही लेते हैं, फिर वो रास्ता कितना भी चुनौतियों से भरा हो लेकिन बावजूद उसके चलना चलना और चलना ही उन्हें गवारा होता है। और गुरुदेव कहते हैं कि अकेला चलो रे, कोई साथ ना दे तो भी अकेले चलते रहो, क्योंकि चरय वेती प्रचलामह निरंतरम। तो ऐसे ही अपने रास्ते पर चलने वाला एक फितरती कलाकार आज हमारे साथ स्टूडियोज में बातचीत के लिए उपस्थित है, सुदीप गुप्ता। नमस्कार आपका। नमस्कार जी, आपका स्वागत है इस बातचीत में। और सुदीप जी, क्या ही सुंदर इत्तेफाक है कि आप इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तब मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक महकमे ने वीर भारत न्यास के तहत महाभारत पर केंद्रित एक बहुत ही सुंदर सा उत्सव रचा है 9 दिनों का। और ये पहला मौका है जब हमारे देश में महाभारत पर केंद्रित इतना बड़ा महोत्सव परिकल्पित हो सका है और आप उसका एक अहम हिस्सा बनने आए हैं। तो इस पर तो बातचीत करेंगे कि महाभारत में आपकी आमद, आपकी उपस्थिति क्या और कैसी है और आप किन पहलुओं को लेकर इसमें आए हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप कठपुतली के कलाकार हैं, हाँ, आप पपेट आर्टिस्ट हैं, तो आपकी जिंदगी में ये कब आभास आपको हुआ, कब महसूस हुआ कि हाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ पपेट पर काम करना है? छोटे थे 20 समय से मेरा का वो आता है ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब। और इसके साथ स्कूल टाइम जो है उसी टाइम में हमें थिएटर के जोड़ी थी हमारे कोलकाता से। तो थिएटर करते करते एक दिन एक एडवर्टाइज निकल रहे न्यूज़पेपर में, उसमें लिखे हैं कि पपेट्री वर्कशॉप। ओह अच्छा। वो हमारे उधर एक बड़ा कलाकार है पपेट्री का, पद्मश्री सुरेश दत्तो, माय गुरु। तो उनका वो मैंने एडवर्टाइज देख के मैंने अप्लाई किए थे। जी जी। दैट इज ईयर इन द 1983। ओह 83, लॉन्ग बैक। तो मैं उसका सिलेक्शन में आ गए, तो वही हमारा चलना शुरू करे। इसके पहले मैं थिएटर के साथ, थिएटर टू बैक स्टेज जो है, स्टेज डिजाइनिंग, ये सब करते थे। अब देखिए, माना ऐसा जाता है कि परिवार में भी कुछ न कुछ संस्कार होते हैं, दिलचस्पियां होती हैं, और एक परिवार एक संस्कार के बीच में चूंकि बढ़ता है आगे पीढ़ी दर पीढ़ी। आपके परिवार में इस तरह से आर्ट एंड कल्चर को लेकर या इस तरह से पपेट्स को लेकर कहीं कुछ ऐसा लगा कि पुरखों में कोई इस तरह का नाम देखा आपने? नहीं, हमारे परिवार में ऐसे कोई नहीं है पपेट आर्ट एंड कल्चर के। ओरिजिनल जैसे मैंने जो इसमें लिखाई पढ़ाई की है वो बैचलर डिग्री कॉमर्स की, तो ऐसे ही हमारे परिवार में सब ऐसे ही है। मेरा पिताजी, मेरा ब्रदर, सब, मैंने ही केवल इसमें आए। एक नया रास्ता, नई रेखा आपने खींची है आपके परिवार में, बिल्कुल नए से। वाह। तो ये जब आपके भीतर जो है रक्त से मिले संस्कार ऐसे नहीं होते हैं और फिर इस तरह से जब आप किसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो जाहिर है कि बिल्कुल ए से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मतलब बिल्कुल ए से आपको शुरू करना पड़ता है और वहाँ से आगे रास्ता तय करना पड़ता है। ये आपके गुरु तो आपके हिस्से में आए, लेकिन उसके बावजूद इस कला को और ठीक से समझने के लिए
इसको पूरी आर्ट को समग्रता में समझने के लिए भी आपको काफी मेहनत करनी पड़ी होगी। तो फिर कैसे आपने सारी चीजों को समझा? जब शुरू किए वो 1983, तो उसी टाइम थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि सब लोग हमारे फ्रेंड सर्कल और परिवार के भी सब लोग पुतुल के साथ ये लोग कम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे उधर कोई थिएटर वाले हैं जो थिएटर करते हैं, वो बोलते हैं किसी को जो मैंने प्रोफेशनली थिएटर में है, तो वो बोलते हैं कि हम थिएटर है में, तो लोग सोचते हैं थिएटर करते ठीक है, और कोई क्या करते हैं, मैंने अपना कुछ बोलो, ऐसा थिएटर कुछ करते हैं ये नहीं सोचते। तो मैंने जब बोले शुरू किए पपेटी वो ठीक है, वो तो ठीक है, और क्या करते, मैंने बोला हम यही करते हैं। जी। तो ये मुश्किल था। तो 1983 से 90 साल, 7 साल हमारे गुरु सुरेश दत्ता जी, उनके साथ मैंने काम किया। अच्छा। और 1990 में हमारा ये ग्रुप डॉल्स थिएटर ओपन किए हैं। तो उसके आगे एक्चुअली 1990 में एक बहुत बड़ा एक फेस्टिवल हुए थे। अच्छा। दिल्ली में वो। हाँ, वो इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल, उसमें 27 कंट्री पार्टिसिपेट लिए थे। वाह। तो मैंने उस फेस्टिवल पूरा देखे जी, बहुत अच्छा। तो मेरा आँख खुल गए। हाँ, बिल्कुल सुधीर जी, ये जब आप ये बात कह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा रुकता हूँ और हमारी कठपुतली की पूरी जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है हमारी, उस पर अगर जाकर निगाह दौड़ाता हूँ तो भारत में हजारों बरस पुरानी ये परंपरा रही है। और यूँ तो ठीक है कि इसके हमको बहुत सारे प्रमाण बाहर भी मिलते हैं, दूर देशों में भी, लेकिन यदि भारत की बात करें तो राजस्थान का एक मरुभूमि का प्रदेश हमें याद आता है कि भाई वहाँ से इस तरह के राजा महाराजाओं की कहानियों को लेकर ट्रेडिशनली इतना बड़ा सब कलाकार हमारे देश में है, जैसे और पपेटी है हमारे, ये सारे देश में है नहीं। जी, बिल्कुल। मैं इस पर आ रहा था कि ये जो हमारे यहाँ राजा महाराजाओं की और पौराणिक प्रसंगों की, देवी देवताओं की कहानियां कहने का प्रचलन हमारी इस पपेट शो में रहा है, लेकिन उसके बाद जब ये पपेट की पूरे आर्ट में जब नई चीजें जुड़ती गई और केवल और वो धागे से केवल एक्ट करने वाली कठपुतलियां नहीं, उसके अलावा बहुत सारी हमारे यहाँ जो है पुतलियों का काम शुरू हुआ, तब सब्जेक्ट भी बदले, विषय भी नए आए। तो सामाजिक जन जागरण का एक बड़ा माध्यम चूंकि थिएटर माना जाता है, रंगमंच माना जाता है, तो उसमें पपेट थिएटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो थोड़ा सा बताइए कि कैसे नए विषय आते गए। हाँ, वही जो अपने अभी बोला ना, सब्जेक्ट बदल दिया जी। तो मैंने जब शुरू किए, एक्चुअली वही डिसीजन 1990 में नहीं लिया, जो पपेटी में ही काम करेंगे, या हमारा प्रोफेशन होगी। तो मैंने पहले जो प्रोडक्शन किए थे उसका नाम है टेमिंग ऑफ द वाइल्ड। वो मैंने थीम है बेसिक रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर, और इसमें कोई म्यूजिक माने कोई डायलॉग नहीं है, पूरा म्यूजिक बेस्ड है। और ये जब किए है, इसमें मैंने कभी कोई पपेटी जो हमारे परंपरा है उससे थोड़ा आगे जाके थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट भी कुछ इसमें इस्तेमाल किए थे, थोड़ा सा जी। तो दर्शक इसको लिए हैं। व्हाट टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट? हाँ, कैसे, किस तरह का एब्स्ट्रैक्ट लिया आपने? एब्स्ट्रैक्ट जैसे एक, हाँ, उसमें टेमिंग ऑफ द वाइल्ड के 4 एपिसोड है। 4 एपिसोड में एक एपिसोड है, एक पेड़, लंबा सा एक पेड़, उसके एक आदमी मानो वो कटनी जा रहे, वो कट नहीं पाए, तो बाहर से चिड़िया मक्खी ये सब आके ओके बंद किया। हाँ, तो बीच में सारे पेड़ उठ के उसके घेर लिया। ये वैसे कैसे, लेकिन वो जो मानव है उसमें, जो मानव को हम देखा है उसका कोई आँख नहीं दिया, कोई लीप नहीं, जैसे एक स्ट्रक्चर है। तो कोई जो परफॉर्मेंस हम किए इतने सारे, कोई दर्शक से ये नहीं पूछे क्यों आँख नहीं है पपेट का।
तो आँख इसमें नहीं है कि उसका ज्ञान नहीं है, तो इसलिए वो कट रही। तो ऐसे ही तो और एक प्ले है उसमें, छोटा सा, वो दो चिड़िया एक वो स्टेज पर आए, एक उनका वो तबला बाया स्टेज में पड़े है, उसको देखा तो उन्हें सोचा क्या है, हम घूमते घूमते उसके ऊपर बैठे, आवाज़ आ डूम, भाग गए। तो नेक्स्ट है तबला बाया का है, धूम, दोनों अलग है ट्यून, तबला और बाया का। वो सोच लिया कि ये अलग है, ये ऐसे हैं। वो जाके वो पेड़ को दूसरे चिड़िया को लेके आए, तो दोनों बजाना शुरू करे जी। तो बीच में एक वायलिन आया, हाँ। वो भी करेक्टर है, वायलिन बजाते बातचीत आगे, और वायलिन का वो है एक फेदर, वाह वाह। हाँ, तो वो घूम के बजाते हैं। और थोड़ी देर बाद वायलिन और तबला एक संगत उठाए, वाह वाह। और जोरी से बाद में, और बाजते बाजते वो वायलिन चले गए। कितना सुंदर तो गए, combination। हाँ, इन देखा वहाँ चिड़िया ने देखा वहाँ एक डीम अंडे पड़े हैं। बहुत अच्छा। हाँ। वाह। तो वायलिन वो बाबा दो चिड़िया जोरदार से बजाना शुरू किए, तो बीच में वो अंडे तोड़ गया, उससे एक छोटे से चिड़िया आके चिल्ला रहे। वाह वाह वाह। तो ऐसी जो इतना मैसेज दिया है कुछ, इसमें पूरे म्यूजिकल है जी। इसमें, माने हम बोलते हैं इसको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, एक क्रिएशन है, जो साउंड और म्यूजिक सब भी, ये सब भी जो कि कुछ है, हम सब नेचर से मिले थे। जी जी जी, बहुत अच्छा। तो ऐसे ही जो हमारा ट्रेडिशन है, परंपरागत जो पपेट्री लेके आते हैं, हमने थोड़ा सा ऐसे ब्रेकअप किया। जी जी, बहुत अच्छा। तो ये तो कह रहे हैं कि मैसेज जो है वो पपेट शो के माध्यम से किसी तरह की भी दी जा सकती है। ये आपकी इमेजरी पर डिपेंड करता है, आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना कम्युनिकेटिव बनाते हैं। आप ये बताइए कि जो भारत में, और आप तो चूंकि विदेश में भी आप शोज करने के लिए गए हैं, तो दर्शकों की जो रुचि है भारत में पपेट शो को लेकर क्या है, और बाहर पपेट शोज को लेकर क्रेज क्या है? दोनों जगह में, भारत और बाहर, मैंने देखा दर्शक खूब लेते हैं पपेट को। मैंने पपेट्री में दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि हमें ऐसे देखा है कोई कोई जगह में, कोई हम गए डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर जहाँ इधर भी हो रहे, तो उधर एक पपेट्री आप हिलाएंगे ऐसे तो आदमी खड़े हो जाएगा जी। आप एक जगह में ड्रामा हो रहा है, एक जगह में डांस हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस पपेट्री में है। बट नेचुरल। क्योंकि पपेट्री एक ऐसा चीज़ है जो मानव सोचता है वो हमारी एक छोटा चीज़ है, वो विकल्प है, हम ही उसका हिस्सा है। हाँ, हम ही उससे, तो उसको जो हिलता है बोलते हैं वो उनको अच्छा लगता है। तो ऑडियंस जनरली हरे माने बाहर में हो, देश में हो, हम देखा ऑडियंस अच्छा है। देखिए ना, शेक्सपियर ने क्या खूब कहा, और बाद में आनंद जैसी हमारी बड़ी पॉपुलर मूवी में भी वो डायलॉग होता है कि बाबू मोशाय, हम पे रंगमंच की कठपुतलियां है ना, और हमें जो है वो नचाने वाला कोई और ही है जिसके हाथों में धागे हैं। तो ये बिल्कुल तय है कि कठपुतली के साथ जो इंसानी रिश्ता है वो बहुत करीबी का है, बहुत आत्मीयता का है। तो जब भी शोज होते हैं, जरा सी म्यूजिक बजती है या अनाउंसमेंट होता है, तो बच्चे ही नहीं, मैंने तो भोपाल में होने वाले पपेट शोज देखे कि जिसमें जितने बच्चे हैं उतने ही ज्यादा जो है वो, या उतनी ही तादाद में उनके पेरेंट्स भी हैं। तो ये जो बात है कि उसका जो परफॉर्मिंग आर्ट है, हाँ, ये जो छोटे बच्चे से बड़े आदमी तक समान सबके लिए। जी जी जी। तो सुदीप जी, ये आपने जो इम्पोर्टेंस बताई और उसके प्रति जो क्रेज है वो भी जग जाहिर है। जब आप जैसे लोग भारत में तो ये शोज करते ही हैं, लेकिन आप बाहर भी जाते हैं तो लगातार वही आपके आसपास उमड़ने वाला जो मॉब है। इस बार चूंकि आपका जो भोपाल आगमन हुआ है वो महाभारत उत्सव में हुआ है, और आप महाभारत उत्सव में चूंकि महाभारत की कथाएं भी यहाँ पर चित्रित हो रही हैं, उसके किरदार भी दिखाई दे रहे हैं, घटना प्रसंग भी हो रहे हैं, और तमाम मीडियम जितने भी हमारे आर्ट फॉर्म के हैं, लिटरेचर के, उसमें सब में ये दिखाई दे रहा। पपेट को मैं महाभारत के कॉन्टेस्ट में पहली बार मैं देख रहा हूँ, या हमारे बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं।
तो यूं तो महाभारत के बहुत सारे कैरेक्टर्स में आते रहे, इस फेस्टिवल में जब ये रचा गया तब पपेट शो भी शामिल किया। आप किन किरदारों को, किन घटनाओं और कहानियों को लेकर आए? मैं एक्चुअली हमें जो किए पपेट, हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें महाभारत का कोई एपिसोड नहीं थी। नहीं था? ओ, आपके लिए नया था। जो हमें इस बार लाए हैं द आर्चर स्टूड अलोन नाम से। ये एक्चुअली एकलव्य का स्टोरी है महाभारत का। तो ये स्टोरी हमें एक्चुअली चुने है कि हमें बोले गए कि जो महाभारत वीर न्यास द्वारा वो फेस्टिवल हो गई, ये हमारा पपेट शो होगा कि बच्चे के लिए है। अच्छा। तो मैंने वो स्टोरी चुने है। तो इसमें जो 6 ग्रुप आ रहे हैं अदर साइड, माने हमारा देश से, बेंगलुरु से, अहमदाबाद से, उसमें 6 ग्रुप, 2 शो है, 3 दिन का 2 शो है। तो सभी ग्रुप का ही हमें और अहमदाबाद ये दोनों को छोड़ के सबका महाभारत प्रोडक्शन थे पहले से। अच्छा। तो हमारा जो है होगा, हाँ। तो ये पहला हमारा प्रीमियर शो होगा इधर यहाँ ए फेस्टिवल में जी। तो कहानी हुई एकलव्य का। अच्छा, ये स्टोरी। ओके, एकलव्य। बढ़िया। तो खैर ये तो बहुत ही मैसेज देने वाला है कि एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की जो कथा है वो गुरु शिष्य परंपरा को भारत में एक अलग तरह से प्रतिष्ठित। हाँ, महाभारत में तो एपिसोड से एपिसोड ज़्यादा से ज़्यादा कहानी है जी। तो उसको चुनना बहुत मुश्किल है बच्चे के लिए। कितनी देर का शो होता है आपका ये? बेसिकली हमें लगता है महाभारत स्टोरी जी बड़े लोग की है, मैंने बच्चे के लिए है नहीं बेसिकली। तो उससे बच्चे के लिए चुनना बहुत मुश्किल है। वाह, हाँ, ये चुनौती आपके लिए रही होगी बिल्कुल। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक चुना। गुरु शिष्य परंपरा, हर बच्चे के जीवन में कोई गुरु शिक्षक तो आता ही है। हाँ। कितनी देर का शो है आपका ये? 40 मिनट्स का, 42 मिनट्स हुआ है। ओके, तो जाहिर है कि इसमें संगीत भी होगा, म्यूजिक भी होगी। हाँ, उसमें डायलॉग है, डायलॉग भी है और म्यूजिक तो है। म्यूजिक कैसे चुना आपने इसका? म्यूजिक है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है। जी, वाह, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ। तो इसके लिए आपने कुछ रेफरेंस बुक्स वगैरह देखी महाभारत को लेकर, इस प्रसंग को, या आपके लिए था ये प्रसंग पहले से आपने कहीं पढ़ रखा था? ये करते करते मैंने एक्चुअली हम लोग सोचे हैं कि महाभारत को और कोई एपिसोड हम करेंगे इसमें, इसके साथ जोड़ लेंगे। जैसे हमें इसका स्टेज कब जैसे बनाया आप देख पाएंगे शायद। हम लोग, हमारा जो टीम मेंबर है वो देखे, वो बोलते हैं कि हमें केवल एकलव्य को नहीं, इसके अलग और महाभारत का और कुछ स्टोरी करेंगे। ये सोचे है। कितने लोगों की टीम होती है आपके साथ अभी? जो है ये 6 जन है जी। 6 पीपल हैं जी। ये बताइए ना, ये 6 लोग क्या क्या काम करते हैं? ये एक्चुअली हमारे जितने सारे प्रोडक्शन हैं, पपेट्री है, वो सब अलग अलग डिज़ाइन में है। जैसे मैंने शकुंतला स्टोरी की है पपेट्री में, वो शकुंतला स्टोरी उनका नाम है, एक्चुअली टाइटल पद्मगाथा। तो हमें उसमें दिखा पद्मो जो फ्लावर वो ऐसे ऐसे जा रही है और पद्मो से ही उसका जन्म हुआ, शकुंतला जी, ऐसे ही दिखा है उनको, तो नाम दिया उसका पद्मगाथा। तो ये बिल्कुल एक, माने इसमें पपेट्री तो है, रट पपेट्री है, शैडो पपेट्री है पद्मगाथा से, और एक्टर जो वहाँ उनका जो 2 सखी है अनुसुआ बता, वो लाइव कैरेक्टर है। माने लाइव कैरेक्टर के पपेट्री हम उसको एक्सचेंज किए इसमें। तो ऐसे हमारा एक्सपेरिमेंट रहते हैं पपेट्री में कोई चीज। जी जी। तो मूलतः जो आपकी पहचान है वो पपेट के कौन से वाले मीडियम में लेते हैं? मतलब आप छड़ वाली लेते हैं, या आप धागे वाली लेते हैं, या शेडो वाली लेते हैं, या लेदर वाली, या मिक्स मीडियम पे काम करते हैं? बेसिकली हम रट पपेटियर तो मिक्स में होता है। जैसे शकुंतला में हमें शेडो इस्तेमाल किए, शेडो पपेट्री भी है। तो उसमें शेडो ऐसे दिखा
जो एक्चुअली हमारा ट्रेडिशन के लिए ट्रेडिशन, आप देखेंगे इस महाभारत फेस्टिवल में आएंगे केरल से, एक तोल पावा कुत्थू और शेडो पपेट, लेदर का पपेट है, वो जो परफॉर्म करेंगे उसके पीछे दिया जलते हैं आग का उनका। तो ऐसे हमें शकुंतला में इस्तेमाल किए हैं, जो शकुंतला और उनका कन्यामुनि का आश्रम वो दिखा है, उनका एनवायरनमेंट देखिए। तो वो दृश्य जो आते हैं वो वन में, वो शैडो पपेट में दिखा है। और शैडो पपेट हम आग में दिखा है कि मशाल लेके वो लोग आ रहे हैं। तो वन में जो प्रकृति का एक शांत चीज होता है वो तोड़ देते हैं, ऐसे ही दिखा है। आप डॉस थिएटर, आपने बताया कि आपकी कंपनी है और उसमें आप लगातार लोगों को जोड़े हुए हैं। आप नई जनरेशन को आपके आर्ट फॉर्म की कोई ट्रेनिंग देते हैं क्या? आप गुरु शिष्य परंपरा के तहत आपने अपने इस थिएटर कंपनी को इस तरह से खड़ा किया है, थोड़ा बताइएगा। क्या आप, कितने लोग आपके पास सीख रहे हैं आर्ट? ऐसे तो होता है, हमारे कोलकाता में हमारा स्टूडियो है, एक बहुत बड़ा स्टूडियो है। उसमें हम दिन भर वहाँ ही काम करते हैं, पपेट्री बनाते हैं, पपेट्री प्रोडक्शन लेके उसके रियाज जो कुछ हम करते हैं। उसके साथ साथ एक चिल्ड्रन सेक्शन है हमारा, वो जी, उसमें बच्चे आते हैं एवरी सैटरडे, बच्चे को हम तालीम देते हैं पपेट्री की। वो अपना सोच के वो बनाते हैं पपेट्री। तो ऐसे कोशिश कर रहे हैं बच्चे के लिए। और हमारे साथ जो है वो पपेट परफॉर्मेंस में है रविंद्र भारत यूनिवर्सिटी, हमारे एक परफॉर्मिंग आर्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से पास आउट स्टूडेंट है हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो चल रही है ऐसा। मतलब आपके यहाँ जो पपेट थिएटर है वो बाकायदा एजुकेशन का पार्ट हो गया है। हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। क्या आपको लगता है कि सरकार को जो संरक्षण अब तक देना था इस पपेट आर्ट को उतना प्रॉपर है, या आपको लगता है नहीं अभी भी कोशिशें जो हैं वो पूरी तरह से नहीं हुई हैं? क्या आपको लगता है ऐसा? हाँ जरूर, जैसे हमें रशिया गए, बुल्गारिया गए, यूरोप गए थे, वहाँ हम देखे कि पपेट्री कोर्स अलग से है। जैसे हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है जी, उसी उनका पपेट्री कोर्स है, इंस्टीट्यूट है। वहाँ से पास आउट होके वो अपना माने अलग अलग प्रोविंस में उन लोगों का थिएटर है, पपेट्री थिएटर है, जिसपे वो लोग कम कर रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा है माने ना केवल पपेट्री, माने पपेट्री के अलग अलग चीज़, कोई पपेट्री डिज़ाइन, कोई पपेट्री कॉस्ट्यूम, कोई पपेट्री बनाने के, कोई डायरेक्शन, ये सब कोर्स है वाह, अलग अलग। तो वो लोग यहाँ मैंने पास आउट होके आने के बाद वहाँ उनका नौकरी मिलता है। जी जी जी। और जो थिएटर है पपेट्री का, हाँ, उसमें कोई दिन चुना जाता है, कोई आज ये स्कूल का क्लास इसमें है, वो आके उधर उनका जो एग्जीबिशन को देखते हैं और परफॉर्मेंस देखते हैं। जी जी, उनका वही क्लास है। तो एजुकेशन से मिले है ऐसी। तो हमें माने ये बात बताना है, हमारी जैसे इंडिया में इनका ट्रेडिशन है, इतना मशहूर है, सारे वर्ल्ड में है नहीं, तो हमारे इधर क्यों नहीं होगा ऐसे एजुकेशन के लिए? आपने कभी आवाज़ उठाई? हाँ, तो आवाज़ तो उठी है, हमारे घर से है। तो पपेट्री बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही श्रम लाघव है, एक पपेट बनाना का एक अलग चीज़ है, ये सब कुछ जानना चाहिए। ये सब तो बहुत कम लोग आते हैं पपेट। लेकिन आप जैसे तो मिसाल बन गए जिन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला है। तो जब आपको इतना बड़ा नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति के हाथों जब मिल चुका है, तो ये तो नज़ीर है कि इस पपेट थिएटर में भी आप जैसे आर्टिस्ट जो है वो कामयाब हो सकते हैं। तो ये काम तो होना ही चाहिए, लेकिन बावजूद इसके कि सरकार करे ना करे, हाँ, आप अपने स्तर पर लगातार सक्रिय हैं, आप लगातार ऐसे शोज कर रहे हैं। और जब मौका महाभारत का आया तो महाभारत में भी आपने अपनी कल्पनाशीलता से गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा को
इस पूरी की पूरी पपेट शैली में बुना और आप इसका हिस्सा बनने आए। सुदीप जी, आप लगातार ये काम करते रहे। हमारी जो पारंपरिक कलाएं हैं, ये पारंपरिक कलाएं जो हमें थोड़ी सी विरासत में मिली, आप जैसे लोगों ने उसमें इनोवेशन भी किया, कुछ नया भी जोड़ा। और परंपरा कहती है कि मुझे उस रूप में मत स्वीकार करिए, मुझ में कुछ जोड़ते चलिए। परंपरा का एक पांव इतिहास में होता है, एक पांव वर्तमान की ओर आगे बढ़ता जाता है। हाँ, वही भी आप परंपरा दरअसल है। इसी संधि पर काम कर रहे हैं और आप इसीलिए जो है वो निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। और मैं उम्मीद करता हूं, बल्कि मेरी ये शुभकामना आपके साथ में है कि पपेट थिएटर को लेकर जो भी आपने अब तक स्ट्रगल किया है, जो एफर्ट्स आपके हैं, वो लगातार आगे बढ़ते रहें, आप काम करते रहें। जब जब इस तरह से आपको पुकार लगे, तब आप अपनी पूरी की पूरी रचनात्मकता के साथ, अपनी कलात्मकता के साथ, अपने स्किल के साथ आते रहें, जुड़ते रहें। मंजिल मिले ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। तो ये कारवां बदस्तूर जारी रहता है जब सुदीप गुप्ता जैसे कलाकार होते हैं। आप आए हमारे सांस्कृतिक संवाद की इस कड़ी में, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी अपनी इस पूरे पपेट थिएटर को लेकर, और आपकी जर्नी पर भी हमने बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी आपका। आपको भी शुभकामना है, सबको शुभकामनाएं।